जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमा चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग बहुत ही खास सत्संग, बेहद ही महत्वपूर्ण। हम सभी जानते हैं कि मई के महीना, क्योंकि महासमाधि दिवस बहुत ही नजदीक है, स्वाभाविक है कि हम सभी संगत थोड़े से मायूस होते हैं और उन पलों को वापस से ढूंढने की कोशिश करते हैं, जीवंत करने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था महाराज को और क्यों हुआ। महाराज वैसे हम सभी के दिलों में है, कहीं नहीं गए, हर पल अपनी संगत के दिल में है। आज का सत्संग पुरानी संगत गुरु महाराज की बेहद ही खास भाटिया आंटी का सत्संग है। आप सभी से निवेदन करूंगी, इसे पूरा और अंत तक जरूर सुने। हम सभी संगत के मन में बहुत प्रश्न होते हैं कि आखिर महाराज को क्या हुआ और क्यों हुआ, क्यों महाराज चले गए, जबकि हम सभी को उनकी बेहद खास जरूरत है। चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत का बहुत बहुत स्वागत और उनको मेरा प्रणाम। शुक्राना गुरु जी की आपने फिर एक मौका दिया, जैसा कि आपका आदेश था। जो आप बार बार मुझे कहते थे, तूने मेरा सत्संग करते जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, एंड तूने सत्संग नहीं रोकना। ऐसे बहुत सारे सत्संग गुरु जी ने दिए, तो उनमें से एक ये है समाधि वाला सत्संग, और इसको चोरी वाला सत्संग भी नाम से ये काफी लोग इसको जानते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को तो होश भी नहीं थी कि क्या हो गया हमारी लाइफ में, बट ऐसा वहां पर कुछ ग्रुप बन गए। एक ये सच का सत्संग है, तो मैं किसी से नहीं डरती। गुरुजी ने मुझे बोला था कि किसी से भी डरने की लोड़ नहीं है, इतने कोई भी टके होया नहीं है। तो ये सत्संग एक सब संगत के लिए बहुत जरूरी भी है, और लाइक इसमें ये हुआ कि दो ग्रुप बन गए थे, जैसा कि गुरुजी प्रेडिक्ट कर गए थे। गुरुजी कह गए थे कि मंदिर ना बनाओ, बाद में प्रॉब्लम होएगी, सब बम्बड़ बुसड़ होगा। और जहां पर पैसा इन्वॉल्व होता है, गुरुजी का ये वर्ड से, पर संगत नहीं मानी। उन्होंने बोला हमें एक जगह चाहिए जहां हम जाकर बैठे, और मतलब उनको एक जगह चाहिए थी, तो गुरुजी ने बड़ा मंदिर बनवाया। तो बड़े मंदिर में फिर ट्रस्ट बना, और गुरुजी ने कुछ चीजों में इन्वॉल्व भी किया, मेरे अंकल को भी, हम लोगों को भी। तो इस तरह से चीजें चल रही थी। तो उसमें गुरुजी के मनुष्य रूप छोड़ते ही दो ग्रुप बन गए। बट ऑब्वियस है, हर जगह जहाँ पैसा इन्वॉल्व होगा तो ये चीजें होती हैं। तो एक फैमिली ग्रुप हो गया, एक संगत ग्रुप हो गई। तो अब क्योंकि गुरुजी ने 2003 से गुड़गांव में सत्संग स्टार्ट करवाए थे, और वहां संगत जुड़ने लग गई थी, तो लोगों को ये था कि गुड़गांव की संगत, उस समय सारा सबको ब्लैकआउट था, कोई सब दिशाहीन थे कि जहाँ संगत ज्यादा होगी तो वहां पर लाइक उनको उनके हाथ में वो मंदिर आ जाए। इस तरह से चल रहा था, और मुझे बोला गया कि आप गुड़गांव की संगत को लेके आओ, और कि ये जो पैसा है संगत का है, और ये संगत को ही मंदिर जाना चाहिए। तो देन मेरे को एक क्वेश्चन था, मैंने उनको क्वेश्चन किया कि आप लोगों ने गुरुजी को क्या माना। लेट गुरुजी डिसाइड, कि इसमें हम लोगों को नहीं इंटरफेयर करना चाहिए कि ये किसके हाथ में जाए किसके हाथ में नहीं जाए। गुरुजी भगवान हैं, उनको अगर आप लोगों ने भगवान माना है तो उनको ही डिसाइड करने दो। देन किसी का क्वेश्चन आया कि अगर आपके घर में चोरी होगी आपकी आंखों के आगे, क्या आप उसको रोकोगे? नहीं। क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रांग था और वैलिड था। तो खैर मेरे को तो, मैं कुछ ज्यादा नहीं इन्वॉल्व गुरुजी ने होने दिया, और मैं अपना वहां पर जाती थी, लंगर का थोड़ा सा काम होता था, और गुरुजी का दरबार सजाना, फूल वूल ले जाने, और ये सब मेरे को गुरुजी ने दिया हुआ था। तो वो मैं करती रही, और नियरली 3 मंथ्स हो गए। और एक दिन मेरा और गुरुजी का जो समाधि बनाई गई थी, वहां पर जो गुरुजी का प्लेटफॉर्म बनाया था, वो फटाफट, जब गुरुजी ने मनुष्य रूप छोड़ा था, तो वो फटाफट बदरपुर और सीमेंट से करके गुरुजी के लास्ट राइट्स उसके ऊपर किए थे, और हम सब ने उस टाइम भी बहुत नजारे देखे थे। उसमें से क्या क्या नहीं निकला था, उसमें से त्रिशूल, ओम, ओमकार निकलते ही चले जा रहे थे।
और फिर वो ऐसे का ऐसे ही रहा। तो और बड़ा दुखद विषय था कि 3 महीने से गुरुजी का की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। और वो इस तरह से एक चबूतरा बना हुआ था, पहले वहां गार्डन था जहाँ आज गुरुजी की समाधि है। और बारिशों के दिन आ गए, अगस्त मंथ था, एंड ऑफ अगस्त, और वहां कीचड़ कीचड़ होने लग गई और इस तरह का माहौल था। तो मंदिर में बहुत कुछ चल रहा था। देन एक दिन मेरा भाई आता है, बोलता है, "आप यहाँ पे बहुत कर लिया तुमने, चलो थोड़ी दिन रिलैक्स हो लो, देहरादून चलते हैं, तो मैं तुमको देहरादून ले जाता हूँ।" मैंने कहा ठीक है। मैंने लंगर वालों को, आंटियों को बोला कि आंटी मैं 4-5 दिन के लिए देहरादून जाना चाहती हूँ। तो बोले हाँ हाँ कोई नहीं, आप थोड़ा जाकर रिलैक्स हो जाओ, कोई नहीं, हमारे पास और किसी को बुला लेंगे, आंटी की जरूरत, बहुत सारे लोग हैं आने के लिए। मैं देहरादून चली गई। और संगत जी, मुझे वहां पर कोई इंट्यूशन होती है जो मेरी लाइफ में कम होती है, इंट्यूशंस। तो मुझे इंट्यूशन हुई कि हमारे घर में चोरी हो रही है। तो मैं अपने हस्बैंड को बोला कि हमारे घर में ना चोर आए हुए हैं। तो कहते हैं कैसी बातें करती है, ऐसे कैसे चोर आ जाएंगे। तो मैंने कहा आप ना, सामने आंटी, गुरुजी के जाते थे वो, कश्मीरी आंटी कॉल्स हैं, उषा कॉल। तो उनके उनको हम जनरली अपना एक ब्रीफकेस बनाया हुआ था जिसमें प्रॉपर्टीज के और एफडीज के डॉक्यूमेंट्स होते थे, और उनको दे के आते थे। पर मैं जल्दी जल्दी आई थी, रात को एकदम मेरा भाई आया और हम निकल गए। तो वो मैं उनको नहीं दे पाई और चाबियां भी नहीं हैंड ओवर करी उनको। तो मेरे हस्बैंड ने उनको फोन किया कि आप जरा एक घर का ना चक्कर लगा लेना। तो उन्होंने बोला कि हम दिल्ली आए हुए हैं, भाटिया साहब, कल आएंगे हम लोग, और फिर उसके बाद मैं आपका घर जाऊंगा और देखूंगा सब कुछ। तो उनका फोन आ जाता है नेक्स्ट डे कि आपके घर में तो डाका डला है। तो डाका डला है घर में, तो कहते हैं कि हाँ, चोर कहाँ से आए। बोलते हैं कि वो बैक डोर किचन से आए हैं। तो फिर कहते हैं कि 1 मिनट अंकल, यहाँ पर तो सारा सामान तितर बितर है, और एक एक ड्रॉर, एक एक चीज बाहर है, और पर लेकिन चोर जो हैं, सारे गैजेट्स जो हैं इंटैक्ट हैं, और इवन बार में से बॉटल्स निकाली हुई हैं उन्होंने, पर वो उठा नहीं पाए कुछ भी। और उन दिनों एलसीडी बड़ा टीवी, एलईडी था, निकला था। तो वो हम लोगों ने लिया हुआ था, हम इकट्ठे यहाँ बैठ के मूवी देखते थे, अ, अंकल आंटी और हम दोनों। तो कहते हैं वो भी वो तक नहीं उठा के गए। सो देन मेरे हस्बैंड ने बोला अच्छा मास्टर बेडरूम में जाना। तो मास्टर बेडरूम का क्या था, अंकल जब देहरादून जा रहे थे तो अंकल, ये लॉक खराब हो गया था मेरे बेडरूम का, अंकल फटाफट कोई लॉक लेके, उसको अपने हाथ से, टाइम नहीं था उसको बुलाने का, कारपेंटर को, तो अंकल ने खुद से पेज खोले और लगा दिया। बोलते हैं देख मैंने तेरा काम कर दिया। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा ये वाला लॉक तो ऐसे है, मैं ही जोर से धक्का मारूं तो खुल जाएगा, तो चोर तो कोई आएगा तो प्रोफेशनल ही आएगा। फिर अंकल बोलते हैं कि तेरे साथ तो गुरुजी हैं। मैंने कहा हाँ वो तो है ही। और उनसे वो मास्टर बेडरूम नहीं खुला संगत जी। एक सोचने की बात है कि इतना कच्चा डोर वो चोरों से नहीं खुला। उसके बाद मेरे बच्चों के रूम सारे लॉक थे, वो सारे उन्होंने तोड़ दिए, अलमारियां सारी तोड़ दी, सारा सामान बाहर बिखरा पड़ा हुआ है। तो मेरे हस्बैंड ने उनको, अंकल को बोला ऊपर जाओ, रचित के रूम में, मेरे बेटे का रूम है। तो उन्होंने फाइल में कुछ पैसे रखे हुए थे, मेरे हस्बैंड को कार्ड्स का और थोड़ा गैम्बलिंग का शौक था। तो वो कुछ पैसे छुपा छुपा के रखते थे। तो उन दिनों हजार हजार के नोट के बंडल होते थे। तो उन्होंने बोला कि एक इलेक्ट्रिसिटी की फाइल है। तो वो कहते हैं हाँ सब कुछ नीचे पड़ा हुआ है, अलमारी में कुछ नहीं है, कॉल अंकल कहते हैं। तो वो मेरे सामने पड़ी हुई है फाइल। तो बोले कि उसमें आप फाइल उठाओ, कहते हैं उसमें कुछ पैसे हैं। तो कहते हैं कैसी बातें कर रहे हो, फाइल का एक एक पन्ना बाहर है, मैं देख सकता हूँ फर्श पे। तो आपके पैसे कैसे रखे हुए होंगे। उन्होंने कहा आप उठाओ तो सही। मेरे हस्बैंड फोन पे कह रहे हैं। उन्होंने जैसे फाइल उठाई तो कहते हैं अरे वाह, यहाँ तो हजार के नोट की गड्डी है। बोलते हैं आप उठाओ उसको जेब में डालो। अंकल ने वो जेब में डाली। फिर मेरी बेटी के रूम में गए तो मेरी बेटी की कुछ, कहते हैं सारे ज्वेलरी बिखरी पड़ी हुई है। और क्योंकि मेरी बेटी लाइक
शादियों में इधर उधर डांस वगैरह का अच्छा प्रोग्राम कर देती थी, मतलब अपनी फैमिली में। तो थोड़ी आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी थी। वो कहते सब कुछ बाहर है। उन्होंने बोला एक पाउच में रियल ज्वेलरी भी है। तो इतने में मेरा भाई बोलता है कि बस करो, आप कुछ भी नहीं ले गए चोर, कुछ तो ले जाने दो उनको, अगर थोड़ी बहुत ज्वेलरी ले भी गए तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तो मेरा भाई ऐसे बोलने लग गया, बस कर दो, अब आप जा नहीं रहे हो वहां पर, आपका घर पूरा इंटैक्ट है, चोर आए चले गए, कुछ नहीं ले जा सके। तो बट अंकल थोड़े से हो गए, कहने लगे नहीं नहीं, ऐसे चोरों का आना और इतना वो कर जाना, हम सामने रहते हैं, नहीं एफआईआर तो लिखानी पड़ेगी, आपको आना ही पड़ेगा। तो हम लोग निकले वहां से। उसके बाद क्या होता है कि मेरे हस्बैंड ने बोला कारपेंटर को बुला के आप ताला लगवा लो नया। तो अंकल कहते हैं नहीं, इसमें तो चाबी भी घूम रही है। लाइक 3 तालों का वो लॉक था, उसमें एक चाबी घूम रही है, ये कैसे पॉसिबल है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कोई नहीं, वो चाबी आप अपनी जेब में डालो। अच्छा एक चीज और, उन्होंने बोला कि आपके पास जो मैं ब्रीफ केस रख के जाता था वो रचित के कमरे में होता है, तो आप वो आपने चेक किया। कहते हैं नहीं, सबसे पहला मेरा ध्यान उसी के ऊपर गया, वो कहीं नहीं है भाटिया साहब, वो चोर ले गए हैं, आपका ब्रीफ केस ले गए हैं चोर। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, उसमें तो मेरे इतने डॉक्यूमेंट्स हैं कि मेरे को तो पूरी जिंदगी लग जाएगी डॉक्यूमेंट्स बनवाने में। तो उन्होंने बस ऐसे बोला एक बार और देख लो आप प्लीज। तो वो कहते हैं नहीं जी मैंने सब देख लिया। तो उन्होंने बोला अच्छा ऐसे करो, आप लॉक लगाओ और एक चक्कर मार के घर का, और आसपास कहीं छोड़ गए हो। तो इन द मीन टाइम मेरे हस्बैंड ने गुरुजी को प्रे की कि गुरुजी चोरों के किसी काम का नहीं है वो, और आप तो कोई भी चीज कहीं से भी लाके रख सकते हो, तो आप प्लीज वो ब्रीफ केस मुझे मेरी हेल्प करो उसके अंदर, और आप तो आप अंतर्यामी हो, आप कुछ भी कर सकते हो। सो देन थोड़ी देर बाद अंकल का आता है कि अंकल मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मैं 10 बार वहां से आया गया हूँ किचन के रास्ते से, वो ब्रीफ केस भी आपका वहां रखा हुआ है। तो ये कैसे पॉसिबल है संगत जी। अब ये सत्संग जो है स्टार्ट होता है अब। तो देन हम लोग आ गए, सीधा हम लोग गुरु जी के बड़े मंदिर गए, देहरादून से सीधा वहां पहुंचे। नियरली रात के 10 बज गए, 10-11 बजे का टाइम था। और हम कहीं भी होते थे, हमने नहीं परवाह की कि हमारे घर चोरी हुई है, इतने चोर वहां आए हैं। और हम लोग अपना आराम से मंदिर गए कि हम मंदिर जाएंगे, लंगर खाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे। संगत जी क्या होता है वहां पर, अब ये ध्यान से आप लोग सुनो कि गुरुजी क्या नहीं कर सकते। तो समाधि, अगस्त मन, आप सोचो, और वहाँ कीचड़ ही कीचड़ है जहाँ गुरुजी को लास्ट राइट दिए गए थे। और हम लोग परिक्रमा करते थे उस जगह की डेली, जब भी मंदिर जाना उस जगह की एक परिक्रमा लेनी, और ऐसे उस पे हाथ रख के माथे पे लगाते थे। तो ये रूटीन थी हम लोगों की। तो मैं लंगर के बाद 11:30 बजे का टाइम होगा, और मैं ऐसे समाधि को हाथ लगा रही हूँ और माथे पे लगा रही हूँ, पता नहीं कहाँ से 150 संगत वहां पे खड़ी है, जो पॉसिबल ही नहीं था उस वक्त, क्योंकि हर लोग इधर उधर भाग रहे थे। एवरीबडी की एक तो मंदिर दूर है, और गुरुजी मनुष्य रूप छोड़ गए अर्ली 50s में, और लोगों को ये हो गया था कि अगर ये अर्ली 50s में छोड़ गए तो हम लोगों का क्या कल्याण होगा, हम हमारा कल्याण कहाँ। तो इस तरह का माहौल था। और कोई कहता था कहीं पे गुरुजी आ गए, गुरुजी कोई गोविंदी करके बंदा था द्वारका में, सारी संगत वहां भागना शुरू हो गई थी। और मुझे भी सब लोग यही कहते थे कि आंटी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो यहाँ, वहां चलो वहां चलो। बट गुरुजी ने मुझे कहीं नहीं जाने दी। तो वहां पे हार्डली एनी पीपल हुआ करते थे, और रात के 11:30 बजे 100-150 संगत समाधि के पास खड़ी है। तो और कहते हैं कि आंटी आप जब गुरुजी को ऐसे हाथ लगाते हो इधर समाधि पे तो आपके हाथ नहीं छिलते। मैंने कहा हाँ बिल्कुल छिलते हैं। कहते 3 महीने हो गए और गुरुजी की समाधि ऐसे पड़ी है, और यहाँ पर और चीजें हो रही हैं, तो ये क्या दुखद विषय नहीं है। मैंने कहा हाँ बहुत दुख का विषय है। तो आंटी कुछ करो। मैंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ इसके अंदर। बोले नहीं, इसको एक डिसेंट सा जामा दो। तो मैंने कहा मैं बीच में कौन हूँ ना, मैं नहीं।
बोले अगर कर सकते हैं तो वो आप कर सकते हो, अगर हम पूरे मंदिर में किसी को ट्रस्ट करते हैं तो वो आपको करते हैं। और उन्होंने मेरी चुन्नी खींच के उसके अंदर पैसे डालने शुरू कर दिए। तो किसी ने 100 रुपए, किसी ने 50 रुपए, किसी ने कुछ। तो एक बाबा अंकल हैं गुड़गांव के, वो रघुवीर अंकल वाले बाबा अंकल नहीं, एक बहुत ही प्योर संगत हैं बाबा अंकल, जिन्होंने शादी नहीं की और जो गुरुजी के टाइम पे गुरुजी के अंदर की सेवा में होते थे इन हिज 20s। तो वो हमारे लाइक अ फैमिली, वो मेरे बेटे के समान हैं और वो यहाँ पर बहुत आना जाना था। तो एक दिन मैं और बाबा अंकल आए हुए थे, ये डिस्कस हो रहा था कि आंटी ये सब की हो रहा है। तो मैंने भी कहा हाँ, मैंने कहा बट कोई है ही नहीं कि जो चीजों को संभाले करे, तो यहाँ तो झगड़े ही हो रहे हैं। तो कहना नहीं हो सकता है गुरु जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ले आन, गुरु जी दी लीला गुरु जी जानन। मैंने कहा मेरे को कहाँ से आगे लाना गुरु जी ने, और क्यों लाना, मैं तो बिल्कुल बैक बेंचर हूँ। और कहते हैं देखना आंटी, पता ही नहीं चलना कद की हो जाओ। तो और ये 2 दिन पहले की बात है, और उस दिन वो उन लोगों ने मेरे चुन्नी में पैसे डालने शुरू शुरू कर दिए। गोपाल सेठी अंकल खड़े थे, बाबा अंकल खड़े थे साथ में, मैंने दुपट्टा उनको दिया, मैंने कहा आप ये पैसे गिनो। और देन बाबा अंकल ने बोला कि आंटी अब ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरुजी ने आपको दी है, ये आपको ही करनी पड़ेगी। तो अंकल साथ में आए थे, गुरुजी ने देखो, गुरुजी की लीला देखो, अंकल साथ में आए हुए हैं, हम दोनों वहां पर हैं। और वो पैसों का अमाउंट तो कोई बहुत ज्यादा नहीं था, 8-10 हजार रुपए थे उस समय जो भी संगत के पास थे। पर हर संगत की कंट्रीब्यूशन हुई उसके अंदर, मैं ये भी जरूर कहूंगी। बट एकदम इकट्ठा सामान मंगाना था। तो अंकल साथ में थे, और मैंने बाबा अंकल को बोला अब हमें क्या करना चाहिए। तो मुझे एकदम ध्यान आया कि एक दिन बैसाखी वाले दिन गुरु जी ने मुझे वहां पर, जब वो मनुष्य रूप में थे, बिल्कुल 1:1 दर्शन दिए थे। हाँ, मंदिर में कोई नहीं है। एक दिन पहले, कल बैसाखी है, आज शाम का टाइम है, और वहाँ कोई भी संगत नहीं है। संगत जी, ना कोई ये सपना है, कोई ना कोई इमेजिनेशन है, ना कोई टेलीपैथी है, ये एक डायरेक्ट साक्षात गुरु जी का सत्संग है, उनके मनुष्य रूप का। मैं बस वहां बैठ के, और मैं कहती हूँ कि गुरु जी ये मेरे लिए 2.5-3 घंटा इस कंडीशन में काटना बहुत मुश्किल है, काश कि आप मुझे दर्शन दे दो। तो संगत जी, अभी सेकंड्स भी नहीं होते हैं मुझे, और मेरी बेटी मुझे, मेरी आंख बंद है और मेरी बेटी कह रही है कि मम्मा आपके सामने गुरुजी खड़े हैं। तो मैंने कहा शायद मेरी इमेजिनेशन है। तो मैं अपनी उसी धुन में हूँ, और एकदम मेरी बेटी आती है, जोर से मेरे कंधे हिलाती है, मम्मा गुरुजी खड़े हैं आपके सामने। और संगत जी, वो साक्षात गुरुजी सामने खड़े थे, और उन्होंने मुझे बताया उस दिन कि द पिलर्स जो हैं वो वाइट इटालियन मार्बल के बने हुए थे, वहां के मंदिर के, अभी भी हैं। तो गुरुजी ने बोला ए पत्थर मैनू बड़ा पसंद है, ए पत्थर बड़ा ठंडक देंदा है, ए ठंडक वाला पत्थर है। तो मैं ਹੁਣ ਚਾਹੂੰਗਾ कि बाकी दी चीजें भी इसी पत्थर विच बने। बट उस टाइम पे गुरुजी ने बताया कि ये पत्थर अवेलेबल नहीं है बहुत ज्यादा। तो संगत जी, मैंने उसी समय मुझे ध्यान आया कि गुरुजी ने व्हाइट इटालियन मार्बल बोला हुआ है कि उनको बहुत पसंद है। मैंने बाबा को बोला, बाबा अंकल इनटू प्रॉपर्टी, बाबा अंकल बोले कि आंटी ये पत्थर मिलना इतना इजी नहीं है, बट गुरुजी ने बोला है तो हर चीज पॉसिबल होगी। और वहीं पे ही ये सब कुछ डिस्कस हो गया। वो मंदिर में कौन मिस्त्री काम करता है, और कहाँ से सामान लेना है। नेक्स्ट डे 11 बजे जहाँ पे आज कार पार्किंग होती है, पहले भी वहीं होती, तो वहां पे सारा सामान पहुंच गया और काम शुरू हो गया। समाधि बन रही है गुरु जी की, उसको एक डिसेंट सा जामा दिया जाना है, और वो सब तैयारी हो गई। अभी पत्थर कटना ही शुरू हुआ, और एकदम 10-15 जीपें जो हैं पुलिस वालों की आ गई, और उन्होंने काम रुकवा दिया, बोले कि आप कैसे काम शुरू कर सकते हो। तो हमने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक महापुरुष हैं, उनकी समाधि को एक डिसेंट सा जामा देना चाहते हैं, और गरीबों का पैसा लग चुका है क्योंकि सामान आ चुका था। तो वो बोलते हैं नहीं जी, नहीं जी, ऐसे नहीं होता। आज आप समाधि का बोल रहे हो, कोई और आएगा वो कहेगा जी हॉल में काम करना है, कोई और तीसरा ग्रुप उठ के आ गया। हमने बोला हम ग्रुप नहीं है,
हम ये वाला काम करके बस, हमारा और कोई रोल नहीं है। बट उन्होंने काम रुकवा दिया। ऐसे ही हमने 3 बार शुरू किया और 3 बार काम रुक गया। 2 दिन बाद संडे था, तो संगत जी ना तो मोबाइल्स होते थे उस समय सबके पास। एक फोन करने की देर होती थी, 100-150 लोग कहाँ से आते थे। वो मैं आज भी सोचती हूँ, मैं 20-25 लोगों को याद कर सकती हूँ, उससे ज्यादा वहां पे कोई भी इन्वॉल्व नहीं था, जो पुराने लोग थे। तो वो लोग आ जाते कि आज संडे है, आज पुलिस नहीं आएगी, और आज हम फिर कोशिश करते हैं। और शंकर जी, ऐसे होता नहीं है कि संडे वाले दिन पुलिस की छुट्टी होती है। तो ये मेरी एक बेवकूफी थी समझो, या जो भी था, या गुरु जी का लीला थी। तो हम पहुंच गए सारे वहां पर, फिर पुलिस वाले आ गए, सब लोग पकड़ के, भाटी आंटी पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। छोटा सा गेट खुला होता था, तो वहां से पुलिस वाला इंस्पेक्टर, वो ही रोज आता था। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया, तुम क्यों तंग कर रहे हो हम लोगों को? एक छोटा सा काम है, अब इतना सामान आ गया गरीबों का, इसको करने दो, एक डिसेंट सा जामा देना है। भैया जब तुम एंट्री लेते हो, या तुम्हें यहाँ कुछ फील नहीं होता? यहाँ का ऑरा, यहाँ की पॉजिटिविटी, यहाँ की डिविनिटी, और मैं से गुरु जी पता नहीं क्या क्या बुलवाने लग गए। ऐसे नहीं लगता आप स्वर्ग में आ गए? और वो भी कहता, हाँ जी बिल्कुल मैडम जी, ऐसे ही लगता है, मैं भी बहुत इन चीजों में हूँ, पर यहाँ का तो चीज ही बड़ी अलग है, ये है वो है। और मैं अपनी चोरी की कहानी उसको बताने लग गई। देखो ऐसे ऐसे हमारे घर चोर आए, और वो कोई भी चीज नहीं ले जा सके, ये वो, मैं पूरी कहानी उसको बता दी। तो कहता है कि मैडम जी, आप डीएलएफ में रहते हो? मैंने कहा हाँ। कहता गुड़गांव डीएलएफ? मैंने कहा हाँ। कहता आपका कोठी नंबर 5009? मैंने कहा हाँ। कहता मैडम जी, यहाँ पे आप झूठ बोल गए। मैंने कहा मैंने क्या झूठ बोला? तो कहता है जी, आपके यहाँ से, आप कहते हो एक पिन नहीं गई, पर आपके यहाँ से एक छोटा सा बक्सा गया है, और उसमें जो है ऐसा विचित्र सामान आया है कि सारा पुलिस वाली बेल्ट जो है सिर पकड़ के बैठी है कि, अब कहता है मैडम जी, आप ये मत समझना कि आपके घर में कोई डोमेस्टिक, आपने सोच रहे होगे कि कोई डोमेस्टिक हेल्प निकाली होगी और वो आया और वो कोई सामान नहीं चुरा सकता। मैडम जी, आपके यहाँ 5 प्रोफेशनल चोर 5 रात रहे हैं, और उन 5 रातों में उन्होंने करनाल और गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और आपकी डीएलएफ के घर में चोरी की है, वो 5 रातों में। और जगह से वो ट्रक लोड ऑफ गुड्स लेके आए हैं, और आपके यहाँ से एक अजीबो गरीब एक बक्सा लेके आए हैं, जिसमें रंग बिरंगे कांटे छुरियां और अजीबो गरीब सामान है। तो संगत जी, वो रंग बिरंगे कांटे छुरियां ये थे कि हम लोग बाहर रहते थे, तो हांगकांग से मैंने बहुत हैवी ड्यूटी गोल्ड प्लेटेड कटलरी मंगाई हुई थी। नियरली 150-150 का सेट था मेरे पास, क्योंकि बाहर पार्टीज वार्टीज होती थी घर के अंदर। तो वो इतना महंगा था, और जब मैं यहाँ लेकर आई, और यहाँ तो हम गुरुजी के पास ही जाने लग गए थे, और इतना पार्टीज वगैरह नहीं होती थी, और धीरे धीरे वो डिस्कलर्ड होने लग गया यहाँ के पानी से कह लो, या जो भी डस्ट से कह लो। और मेरे को बड़ा ही सॉरी फील होता था कि मैं इतना महंगा लेके आई और वो खराब हो गया। तो मैं यही कहती थी, ना फेंकन जोगा ना रखन जोगा। तो और दूसरा, देहरादून जाने से पहले गुरुजी ने एक सत्संग कराया था घर में, और मैंने जो है जब मेरा भाई अचानक से आ गया, फूल की डेकोरेशन वहां हो रखी थी। अब सिंस मुझे देहरादून जाना था, तो मैंने कहा कि इसको, फूलों को तो मैं उतार लूं, और फ्लोरिस्ट तो बाद में आएगा, तो तब तक ये स्मेल हो जाएगी घर के अंदर। तो मैंने अपना हार्डवेयर का वो ड्रॉयर खोला, तो मेरे हस्बैंड जब भी कोई चीज जरूरत होती थी, फट मार्केट से लेके आ जाते थे। तो उसके अंदर पता नहीं अनगिनत प्लास, अनगिनत हैमर, अनगिनत स्क्रू ड्राइवर, पता नहीं वो भरा पड़ा था। तो मुझे गुस्सा आ रहा कि इतना गंद यहाँ पे इकट्ठा हुआ पड़ा है, और हर समय नया ले आते हैं। तो संगत जी, वो पूरी ड्रॉयर वो खाली कर गया, एक हैमर छोड़ गया, एक एक चीज, हर चीज का एक एक पीस छोड़ के बाकी सब वो उठा के ले गए। और वो रंग बिरंगे कांटे छुरियां जो वो कह रहा था, और ये नहीं कि उन्होंने उसको गोल्ड का समझ के लेके गए हैं चोर। नया सेट भी आया पड़ा हुआ है, वो वहीं खुला हुआ पड़ा हुआ है, वो नहीं हाथ लगा उनके। और वो वाला सामान कह रहे कि ये चोर पकड़े गए करनाल में, और ये पूरे
गुड़गांव वाली पुलिस ने पकड़ा और दिल्ली में उनको लेके आए, जो भाटी माइंस में, और वहाँ पूरी बेल्ट में आपकी चोरी की चर्चा है। तो हमने चोरों को बोला, भैया तुम लोग वहां पर 5 दिन रहे हो उस घर के अंदर, और तुम वहां से कुछ नहीं, सामान वहां नहीं था, ये था, ये कूड़ा था वहां पे। तो कहते हैं नहीं साहब, वहां पे तो सब कुछ था। वहां पे क्या नहीं था? वहां पे ऐसा था कि अगर हम नोटों की गड्डी को हाथ लगाते थे तो उसमें से सांप निकल आता था। अगर हम उनका इलेक्ट्रॉनिक्स छेड़ते थे तो उसमें से करंट आने लगती थी। अगर हम उनका गोल्ड हाथ लगाते थे तो उसके अंदर से हमारी आंखों के अंदर मिर्ची मिर्ची डाल दी जाती थी। तो वहां तक कुछ भूत रहते हैं, और वो भूत, आप तो चोरों से भी बड़े चोर हो, तो आप ही चोरी करके दिखा दो। तो हम मान जाए, आप कोई भी चीज लाके दिखा दो वहां से। तो कहते हैं सारी पुलिस आपके घर गई है और कोई भी कुछ नहीं उठा सका वहां से। और अरे आपके सिर पे तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग चल रही है, ये तो बहुत छोटा काम है, आपको कोई नहीं रोकेगा। यहाँ पे तो वीवीआईपी की अप्रोच लगी हुई है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की ये समाधि नहीं बननी चाहिए। तो मैडम जी, आपके ऊपर तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं और जो आपको नहीं रोक सकती। आपको हम 24 घंटे देते हैं, और आप यहाँ पे कोई भी अब पुलिस वाला नहीं आएगा। आप इसमें जो काम कर सकते हो वो आप करो। और साथ में उसने ये बोला, तब जब सत्संग होता था तो मैं वहां पे ब्लैंकेट्स बिछाती थी, बाहर से लाई थी, ऊपर व्हाइट शीट्स बिछाती थी। तो वो कहते हैं वो जो ब्लैंकेट्स आपके घर में रखे हैं ना, उनमें चोर 5 दिन सोए हैं, और खूब एसी वेसी चला के, और उनको आप ड्राई क्लीन करवा लेना। वो पूरा मेरे को हर चीज बताई उस इंस्पेक्टर ने, और बोला कि आप काम शुरू करो, अब आपको कोई नहीं रोकेगा। तो संगत जी, वो जो काम चला, इट वाज लाइक कि पहले हमने गड्ढे खोदे, लेंटर डला, गड्ढे खोद के पूरी वो 150 लोगों की जो चेन थी वो, एक लाइक का कार सेवा, जहाँ कार पार्क से लेके समाधि तक पूरी लाइन ह्यूमन चेन बनी। और जैसे साथी हाथ बढ़ाना, ले साथी हाथ बढ़ाना, वो एक एक तसला उठा के ईंटें लाके लेंटर डालना, ये करना, वो 150 लोगों का हाथ गुरुजी ने लगवाया उसके अंदर। और वो समाधि बनकर तैयार हुई 36 घंटे में। 36 घंटे लगे उसको, नॉन स्टॉप। हम लोग बीच में थोड़ी देर 5-10 मिनट की ब्रेक ले लेते थे, लेट जाते थे या जो भी। और इतना सुंदर वक्त गुरुजी ने कटवाया कि उसके लिए तो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। तो गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। ये गुरुजी ने कुछ इस तरह के सत्संग दिए अपनी मनुष्य रूप की जर्नी के और जाने के बाद के। तो गुरुजी चाहें तो कुछ भी हो पॉसिबल है, ऐसा हमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया। तो बहुत बहुत शुक्राना सारी संगत का सुनने का, और जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी, इतना प्यारा और इतना भावपूर्ण सत्संग सुनाने के लिए और हम सभी संगत का मार्गदर्शन करने के लिए। उम्मीद है आज के सत्संग के माध्यम से संगत जी आपके बहुत सारे अनसुलझे सवालों के जवाब जरूर मिले होंगे, क्योंकि यही कोशिश रहती है कि पुरानी संगत के माध्यम से हम गुरु महाराज को और अधिक जान पाएं, उनके और अधिक करीब आ पाएं। इसी कामना के साथ जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज।